13 नंबर का, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी लेंज का नियम लिखिए एवं समझाइए कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी लेंज का नियम क्या कहता है कि किसी भी परिपथ में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल इस तरीके से उत्पन्न होता है कि वह अपने उत्पन्न होने के कारण का विरोध करता है। मतलब क्या हुआ, अगर हम प्रेरित विद्युत वाहक बल को E लिख रहे हैं तो यह बराबर होगा d∅b/dt, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम के अनुसार E बराबर d∅b/dt। यहाँ पर मैंने माइनस लगा दिया और ये माइनस क्या बता रहा है, ऋण चिन्ह क्या बता रहा है कि विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल विरोध कर रहा है। ऋणात्मक होने का मतलब विरोध कर रहा है किसका, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का। तो कारण क्या है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होना समय के सापेक्ष। अगर ये परिवर्तन नहीं होगा तो वहां पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न ही नहीं होगा। तो वहां पर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होना समय के सापेक्ष उस विद्युत वाहक बल को उत्पन्न करने का कारण है और ये उसी कारण का विरोध कर रहा है, इसलिए वहां पे ऋणात्मक चिन्ह लगा हुआ है। ये हमारा लेंज का नियम है। अब इस लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के कैसे अनुकूल है ये हम समझाने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास में ये एक वलय है, एक रिंग है, और इस रिंग में हमने क्या किया कि एक दंड चुंबक लिया और इस दंड चुंबक के N उत्तरी ध्रुव को हम क्या करते हैं, इस दंड चुंबक की ओर लाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही ये उत्तरी ध्रुव दंड चुंबक का इस रिंग के पास आता है तो यहाँ पर क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा और फ्लक्स में परिवर्तन होने की वजह से विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा और उस विद्युत वाहक बल के कारण यहाँ पर प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। तो कुल मिला के वो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा है वो अपने उत्पन्न होने के कारण का विरोध करेगी। कारण क्या है, दंड चुंबक के उत्तरी ध्रुव का इस तरफ आना। तो ये विरोध करने के लिए क्या करेगी, इसको प्रतिकर्षण देगी। अब प्रतिकर्षण बल देने के लिए आवश्यक क्या है कि यह भी क्या हो, नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव बनाए। तो अब जब उत्तरी ध्रुव बनाएगी तो यहाँ पर प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी, यह होगी। मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज इसमें धारा उत्पन्न होगी। अब क्या हुआ, ये कि इसको प्रतिकर्षण बल दे रहा है दंड चुंबक को, तो दंड चुंबक के उत्तरी ध्रुव को अपनी ओर आने से रोकेगा। अब लेकिन हमें क्या करना है, इस दंड चुंबक को इस वलय के पास, इसके अंदर लेके आना है। कहने का मतलब कि रिंग के पास लाने में अब हमें क्या करना होगा, कार्य। तो जितना कार्य हम करेंगे उस उत्तरी ध्रुव को दंड चुंबक के वलय के अंदर लाने में, उतना ही कार्य इसमें विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होगा और इसमें विद्युत ऊर्जा उतनी ही प्रबल इस वलय में प्रवाहित होगी। तो हमने यहाँ पे क्या किया, वो जो हमारी यांत्रिक ऊर्जा थी कार्य करने में, वह यहाँ विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। ना तो हम क्या कर रहे हैं, यांत्रिक ऊर्जा को नष्ट कर रहे हैं और ना ही यहाँ पर विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ, सिर्फ रूपांतरण हो रहा है यांत्रिक का विद्युत ऊर्जा में। तो ये आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम हो गया। अब हमारे पास इसका अथवा प्रश्न देख लेते हैं। अथवा प्रश्न क्या था, विद्युत वितरण प्रणाली में दिष्ट धारा के स्थान पर प्रत्यावर्ती धारा क्यों प्रदाय की जाती है। तो इसका बहुत सीधा सा बच्चों उत्तर है कि विद्युत वितरण प्रणाली में दिष्ट धारा अगर हम भेजेंगे तो दिष्ट धारा में हमें मालूम होना चाहिए कि धारा का मान समय के सापेक्ष परिवर्तन नहीं होता है, अतः विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना नहीं होगी जिस पर अन्योन प्रेरण की घटना पर आधारित ट्रांसफार्मर काम करता है, वह दिष्ट धारा के साथ काम नहीं करेगा। और अगर ट्रांसफार्मर नहीं काम करेगा तो धारा हमें उच्च धारा जैसी हमारी है उस नियत धारा को हमें ऐसे ही भेजना पड़ेगा। और धारा अगर उच्च है
तो हमें मालूम है कि जो उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा है वो धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। तो जितनी धारा होगी, उच्च धारा अगर है तो उतना ही उच्च ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न करेगी और यह तार के टूटने का कारण बनेगी। तो कुल मिला के दिष्ट धारा को हम वितरण प्रणाली में नहीं भेज सकते एक स्थान से दूसरे स्थान तक, और इसी वजह से दिष्ट की जगह हम क्या करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का इस्तेमाल करते हैं, जहां पर विभव के मान को कम ज्यादा करना बहुत ही आसान होता है ट्रांसफॉर्मर युक्ति को प्रयोग करके। हम 14 नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या था, 8 वोल्ट विद्युत वाहक बल की एक संचायक बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है को श्रेणी क्रम में 15.5 ओम के प्रतिरोध का उपयोग करके 120 वोल्ट के डीसी स्रोत द्वारा चार्ज किया जाता है। चार्ज होते समय बैटरी की टर्मिनल वोल्टता ज्ञात कीजिए। तो टर्मिनल वोल्टता हमें निकालनी है चार्जिंग के टाइम पे। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, परिपथ की धारा की। तो धारा आई हम निकाल लेते हैं, तो ये कितनी होगी, अब चार्जिंग हो रही है, विभव कितना लगाया है आपने, 120 वोल्ट का, और इसमें विद्युत वाहक बल और विभवांतर जो हमने लगाया दोनों ही विपरीत दिशा में होंगे। दोनों के जो टर्मिनल हैं और उनका जो संयोजन है वो विपरीत होगा, और इस वजह से हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, E माइनस वी कर रहे हैं, या यूं कहिए V माइनस ई कर रहे हैं, 120 माइनस 8 कर रहे हैं अपॉन टोटल प्रतिरोध। टोटल प्रतिरोध कितना है, बाह्य 15.5 प्लस आंतरिक 0.5। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 112/16, और इसको हम काट दें अगर तो हमें कितना मिल जाएगा, 7 एम्पियर। चलिए, तो 7 एम्पियर की धारा उस परिपथ में बह रही है। तो अब जब 7 एम्पियर की धारा इस बाह्य प्रतिरोध 15.5 में बहेगी तो कितना विभवांतर होगा वो निकाल लेते हैं। तो वी आर हमने निकाला, तो आई इंटू आर 15.5। अब जब हम इसको गुणा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 108.5 वोल्ट। ये हमें मिल गया उस बाह्य प्रतिरोध के किनारों पर विभवांतर। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारी जो टर्मिनल वोल्टता होगी चार्जिंग के समय पर वह कितनी होगी। V बराबर लगाया गया विभवांतर है 120। अब बाह्य प्रतिरोध के किनारों पर कितना विभव पतन हो रहा है, 108.5 का माइनस कर दीजिए इसमें, तो अब कितना बचा, 11.5 वोल्ट का विभवांतर टर्मिनल के अक्रॉस, जिसको आप कहते हैं टर्मिनल वोल्टता। ये उत्तर आ जाएगा इसका। अथवा प्रश्न था हमारे पास में, 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल एवं 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाली बैटरी को किसी प्रतिरोध से संयोजित करने पर परिपथ में 0.5 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोध का मान एवं बैटरी की टर्मिनल वोल्टता ज्ञात कीजिए। चलिए, इसमें एक बार फिर से हम वही सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, परिपथ की धारा निकालते हैं। आई बराबर क्या होता है, E/R प्लस आर। ठीक, अब हम इसमें कैपिटल आर बाह्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, E/I माइनस स्मॉल आर। चलिए, अब हम इसमें मान रख देते हैं, तो हमारे पास में क्या मिल जाएगा, R बराबर 100/0.5 माइनस 3। तो अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें कितना मिलता है, हमें मिलता है 17 ओम। अब हम बात करते हैं किसकी, हमें क्या निकालना है, प्रतिरोध का मान। ये निकल गया प्रतिरोध का मान, बैटरी की टर्मिनल वोल्टता भी निकालनी है। तो बैटरी की टर्मिनल वोल्टता हमने बोला VR। VR मतलब उस प्रतिरोध के किनारों पर हमारा जो विभव है वह कितना पतन हो रहा है। तो हमारे पास में प्रतिरोध कितना दिया हुआ है,
तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 0.5 एम्पियर की धारा बह रही है और प्रतिरोध अभी आपने कितना निकाल रखा है, 17 ओम का। तो यहाँ पर विभव पतन कितना होगा, 8.5 वोल्ट का। इसके बाद टर्मिनल वोल्टता की बात करते हैं तो लगाया गया कुल विद्युत वाहक बल माइनस टर्मिनल वोल्टता के लिए जो प्रतिरोध हमने निकाला है उसके अक्रॉस, उसके किनारों पर विभव पतन कितना हुआ, 8.5। तो इसको जब आप सॉल्व करते तो आपको उत्तर मिलता 1.5 वोल्ट। अगला प्रश्न है 15 नंबर का, डी ब्रॉगली का कण तरंग सिद्धांत लिखिए तथा इसकी तरंग दैर्घ्य के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो डी ब्रॉगली का कण तरंग सिद्धांत क्या कहता है, किसी भी गतिशील पिंड से संबद्ध तरंग जो उसका पीछा करती है डी ब्रॉगली कण तरंग कहलाती है। तो डी ब्रॉगली ने क्या बोला कि कोई भी पिंड अगर गतिशील है तो उसके पीछे पीछे एक तरंग उसका पीछा करती है, जिसको डी ब्रॉगली ने बोला कि वह कण तरंग है। अब इसके लिए हम बात करते हैं, इसकी तरंग दैर्घ्य के लिए सूत्र निकालते हैं। तो विकिरण के क्वांटम सिद्धांत से क्या कहता है, एक फोटोन की जो ऊर्जा है वो कितनी होगी, E बराबर H इंटू न्यू। ये कहाँ से आई, ये विकिरण के क्वांटम सिद्धांत से आई। ठीक, अब मान लीजिए कि किसी फोटोन का द्रव्यमान m है और यह आइंस्टीन के अनुसार अगर हम इसकी ऊर्जा की बात करें तो E बराबर क्या हो जाएगा, mc², आइंस्टीन के अनुसार। ठीक है, एक फोटोन जो c वेग से चल रहा है जिसका द्रव्यमान m है, उसमें ऊर्जा कितनी होगी, E बराबर mc²। तो अब वही फोटोन विकिरण सिद्धांत से ऊर्जा है hν और आइंस्टीन के सिद्धांत से है mc²। ये दोनों ऊर्जाएं आपस में बराबर होंगी। तो यहां से आप क्या लिख देंगे, यहां से आप लिख देंगे h इंटू न्यू बराबर m इंटू c²। ठीक है, तो अब न्यू बराबर आप क्या लिख सकते हैं, c अपॉन लैम्डा बराबर आप लिखेंगे mc²। तो यहां से कट कर दीजिए। अब आप क्या करिए, लैम्डा को यहाँ ले जाइए क्रॉस मल्टीप्लाई करके तिर्यक गुणा, तो h अपॉन एम सी आ जाएगा और बराबर में आ जाएगा लैम्डा। तो m इंटू सी क्या है, उस फोटोन का संवेग है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, h अपॉन पी बराबर क्या हो गया, लैम्डा। तो ये आ गया आपका क्या, उस डी ब्रॉगली तरंग की तरंग दैर्घ्य का व्यंजक या सूत्र। कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं, प्रकाश का तरंग सिद्धांत इसकी व्याख्या करने में असफल क्यों है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं, प्रकाश का विद्युत प्रभाव क्या कहलाता है, किसी भी धात्विक सतह पर प्रकाश के आपतन होने के कारण उस सतह से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन होने की घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव। अब प्रकाश का तरंग सिद्धांत इसकी व्याख्या करने में असफल है। तो इसके निम्न कारण हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं, जैसे प्रकाश की अगर तीव्रता बढ़ती है तो ऊर्जा बढ़ती है। ये कौन कह रहा है, तरंग सिद्धांत कह रहा है कि अगर तीव्रता प्रकाश की बढ़ती है तो ऊर्जा बढ़ती है, और ऊर्जा बढ़ने से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा भी बढ़ेगी। लेकिन ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है कि अगर तीव्रता बढ़ती है तो उससे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, किंतु सभी इलेक्ट्रॉन नियत ऊर्जा से निकलेंगे, मतलब ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऊर्जा जो होगी वो क्या होगी, परिवर्तित होगी, किसके अनुसार, तरंग सिद्धांत के अनुसार, जो कि गलत है। अब इसके बाद अगला क्या बोल सकते थे आप कि तरंग सिद्धांत क्या कहता है कि आपतित प्रकाश की तीव्रता मात्र ही पर्याप्त है इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए। अब फिर चाहे उस प्रकाश में कितनी भी आवृत्ति हो। ठीक, तो यहां पर आप अगर देखें तो डिस्प्यूट कहां है कि तरंग सिद्धांत किसी भी तरह की देहली आवृत्ति, प्रकाश के
देहली आवृत्ति की कोई चर्चा नहीं करता है, देहली कोई चर्चा नहीं करता है, जबकि प्रकाश विद्युत प्रभाव में देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति के प्रकाश के लिए चाहे आप तीव्रता कितनी भी रख लें, वो प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन को नहीं संभव कर सकता। अब आगे और क्या बता सकते हैं आप? आगे बता सकते हैं कि आपतित प्रकाश की ऊर्जा उस सतह के जितने क्षेत्रफल पर पड़ेगी तो वो समस्त इलेक्ट्रॉनों को बराबर स्थानांतरित होगी। अब जब स्थानांतरण बराबर होगा तो वहां पर जो समय होगा वह समय इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन में लगेगा। क्यों? क्योंकि उस ऊर्जा के बराबर स्थानांतरण के पश्चात इलेक्ट्रॉन को जिस इलेक्ट्रॉन को उधर से उत्सर्जित होना है उसकी ऊर्जा अभी उतनी नहीं हो पाई है, इसलिए वह कुछ और समय इंतजार करेगा और इसके पश्चात वो उस सतह से उत्सर्जित होगा। तो यहां पर ये हमारा जो तरंग सिद्धांत है ये क्या कहता है कि प्रकाश के आपतन होना और इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन होने के बीच में समय लगेगा, जबकि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या कहता है कि प्रकाश आपतित हुआ नहीं कि वहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुआ। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 की बात करते हैं। संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो लेंस ऐसे संपर्क में रखे हुए हैं और इनकी जो फोकस दूरियां हैं वह क्रमशः क्या क्या है, F1 और F2 है। ये है L1 लेंस और ये है L2 लेंस। अब इसके बाद में ये है हमारा क्या, वस्तु O, और यहाँ से ये प्रकाश आपतित हुआ। आपतित होने के पश्चात ये यहाँ से क्या हुआ, अपवर्तित हुआ। अब मान लीजिए कि ये हमारे पास में दूसरा लेंस L2 नहीं रखा है, तो इस अपवर्तन के पश्चात इस वस्तु O की जो प्रतिबिंब है वो क्या बन जाएगा, I1। पर किंतु L2 की मौजूदगी क्या है, एक बार फिर से अपवर्तन की घटना को अंजाम देगी और इस अपवर्तन के पश्चात उस वस्तु O के लिए अंतिम प्रतिबिंब I बनता है। ठीक, तो अब हम पहले लेंस L1 से अपवर्तन के लिए क्या लिखेंगे, L1 के लिए लेंस का जो सूत्र है, लेंस सूत्र को आप इस्तेमाल करिए। और लेंस सूत्र क्या कहता है कि जो फोकस दूरी है 1/f1 वो क्या लिखी जाएगी, 1/v। तो v क्या है, v1। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है ये क्या कहलाएगी, v1 माइनस 1/u। अब इसको यही सूत्र आप क्या करिए, अगले लेंस L2 के लिए लिखिए। तो हमने यहाँ पर लिखा L2 के लिए, तो L2 के लिए जब आप लिखेंगे उसी लेंस के सूत्र से, तो 1/f2 बराबर 1/v। ठीक है, तो v क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है v, तो 1/v माइनस 1/u। अब इस लेंस L2 के लिए जो वस्तु है वो क्या है, ये है I। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी ये क्या कहलाएगी, u, जिसको हम क्या ले रहे हैं, v1। ठीक, अब ये दोनों को आप जोड़ दीजिए। तो जोड़ने के पश्चात आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/v माइनस 1/u, क्योंकि यहाँ से 1/v1 और 1/v1 कट जाएगा। अब मान लीजिए कि हमारा एक ऐसा संयुक्त लेंस है जिसके लिए वस्तु O है और अंतिम प्रतिबिंब I बन रहा है। तो उस संयुक्त लेंस की फोकस दूरी हमने मान ली कि कैपिटल F है। तो उसके लिए संयुक्त लेंस के लिए आपने क्या लिखा, संयुक्त लेंस के लिए आपने लिखा लेंस सूत्र से 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो अब इन दोनों समीकरण से आप क्या लिख सकते हैं, 1/f बराबर
1/f1 प्लस 1/f2। अब यहां से ये आपका क्या बन गया, फोकस दूरी का सूत्र। अब इसका अथवा प्रश्न ले लेते हैं। प्रकाश का ध्रुवण किसे कहते हैं? यदि दो पोलेरॉइड एक दूसरे से थीटा कोण पर रखे हों तो दोनों पोलेरॉइड से गुजरने के पश्चात प्रकाश की तीव्रता कितनी होगी? ठीक है बच्चों, तो प्रकाश का जो ध्रुवण है वह क्या कहता है कि सामान्य प्रकाश या अध्रुवित प्रकाश जो होता है उसमें विद्युत क्षेत्र के जो दोलन होते हैं वो सभी संभव दिशाओं में होते हैं। तो अगर हम उस प्रकाश में से विद्युत क्षेत्र के दोलनों की दिशा को एक ही दिशा में या एक ही समतल पर, ठीक है, तो ई के दोलनों को एक ही दिशा या एक ही समतल पर सीमित करना, इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, ध्रुवण कहते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर ध्रुवण की जो घटना है, इस मान लीजिए ये एक पोलेरॉइड है और इस पोलेरॉइड में से ये एक प्रकाश है और ये पोलेरॉइड का अक्ष है। अब इस प्रकाश में यहाँ अध्रुवित प्रकाश है तो ये जो दोलन है ये इस तल के लंबवत भी है और इस तल में भी है। तो इस तरीके से जो ये अध्रुवित या सामान्य प्रकाश है ये जब इस पोलेरॉइड में से गुजारा जाता है तो यहाँ पर हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ इस तल में होते हुए कंपन या दोलन विद्युत क्षेत्र के विद्यमान होते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश। और ये क्या है, अध्रुवित प्रकाश। तो ये घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का ध्रुवण। अब इसका जो दूसरा पार्ट कह रहा है कि अगर दो पोलरॉइड हैं दोनों के बीच में थीटा कोण रखा हुआ है तो ये मालूज लॉ है। और मालूज लॉ क्या कहता है कि जो उस पोलरॉइड से गुजरने वाली प्रकाश की तीव्रता है वह I बराबर I0, ये अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता है, गुणे कॉस स्क्वायर थीटा। तो वो जो कोण है उसके कोज्या के वर्ग के समानुपाती होती है तीव्रता।